8 मुकाबले 6 हार और मात्र 2 जीत, 4 पॉइंट्स और नेट रन रेट की तो बात ही मत करिए, क्योंकि नेट रन रेट का तो बेड़ा गर्क हो चुका है सीएसके के लिए। परंतु क्या सीएसके वापसी कर सकती है? आरसीबी आईपीएल 2024 के अंदर जब हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था ना, तो वो बॉटम ऑफ द टेबल पे यानी कि 10वें नंबर पे ही बनी हुई थी। वहां से आरसीबी ने एक कमबैक की कहानी लिखी और आईपीएल 2024 के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। क्या सीएसके भी वो कमबैक की कहानी लिख सकती है? क्या सीएसके क्वालिफाई कर सकती है? जरूर मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक तरफा हार का सामना करना पड़ा, लगातार मुकाबले हारे हैं। एमएस धोनी एज ए कप्तान रिटर्न हुए, पर एमएस धोनी के आने के बावजूद भी 3 में से 2 मुकाबले सीएसके हारी है। अब सीएसके को अगर प्लेऑफ्स में जाना है ना, तो 3 चीजों को बदलना होगा। वहीं सीएसके का प्लेऑफ सिनेरियो क्या है, कैसे सीएसके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले फास्ट बॉलर्स लाओ प्लेइंग 11 के अंदर यार। खलील अहमद अकेला पड़ रहा है, जेमी ओर्टन अगर आपके दूसरे फास्ट बॉलर है जो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे, तो उस टीम को तो भगवान ही बचाए, क्योंकि जेमी ओर्टन आपके दूसरे फास्ट बॉलर नहीं हो सकते। जेमी ओर्टन आपके चौथे फास्ट बॉलर होने चाहिए। मैं नहीं बोला कि तीसरा फास्ट बॉलर भी जेमी ओर्टन नहीं होना चाहिए, चौथा फास्ट बॉलर जेमी ओर्टन होना चाहिए। तो आपको सोचना होगा कि हम फास्ट बॉलिंग यूनिट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो ओवर डिपेंडेंसी है ना स्पिनर्स के ऊपर, कि अश्विन तो हमें हर हालत में ही चाहिए, जैसे मुंबई वाले मुकाबले में जब मुंबई में फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, मुंबई इंडियंस 5 फास्ट बॉलर के साथ एक तरीके से उतरी थी, वहां पे आपने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रविचंद्रन अश्विन को लेके आपको अंशुल कंबोज को आना चाहिए था, और अंशुल कंबोज और खलील अहमद शुरुआत करनी चाहिए। फिर तीसरे फास्ट बॉलर आपके पास जेमी ओर्टन होने चाहिए। तो ये टू मच थिंकिंग है ना सीएसके की, कि हम तो स्पिनर से ही मुकाबला जीतेंगे, वो उनको कोस्ट कर रही है। इसलिए खलील अहमद अकेले फास्ट बॉलर पड़ रहे हैं, उनके साथ में जेमी ओर्टन जो आपके दूसरे फास्ट बॉलर नहीं हो सकते। क्या अंशुल कंबोज को खिलाना चाहिए या किसी और फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए? मुझे लगता है कि अंशुल कंबोज को लगातार मौके मिलने चाहिए, क्योंकि 2 ही मुकाबलों में मौके मिले, 5 ओवर डाले, 2 विकेट लिए, 8.5 के करीब की इकॉनमी है। खलील अहमद अकेले पड़ रहे हैं जो पावर प्ले में विकेट लेके दे रहे हैं। तो पहले इस चीज को सुधार करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती, ये जो बल्लेबाजी लाइनअप है ना यार, ये जो बल्लेबाजी, देखो आप पहले बल्लेबाजी करती है सीएसके 180 क्रॉस नहीं कर पाती है। जब चेस करने की बात आती है 180 प्लस सीएसके से चेस नहीं होता। सीएसके अभी भी 90s वाला क्रिकेट खेल रही है कि 2018 में जब डेडीज आर्मी बने थे, या 2019, 2020, 21 में 160, 170 रन बना के सीएसके मुकाबला जीत जाया करती थी। तो अभी भी सीएसके उसी थिंकिंग में चल रही है कि 160, 170 विनिंग टोटल होगा, वो वहां तक हम पहुंच जाएंगे, और उसी माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी कर रही है। क्योंकि सीएसके के बल्लेबाज इंटेंट दिखाई नहीं रहे, अग्रेसिव अप्रोच के साथ जा ही नहीं रहे, क्योंकि आज के टाइम में 180 से नीचे आप मुकाबला नहीं जीत सकते, आपको 180 रन बनाने ही होंगे। तो सीएसके पहले बल्लेबाजी करे तो 180 नहीं बनते, चेस करे तो भी 180 नहीं बनते। तो ये सीएसके की बल्लेबाजी है ना, वो सबसे बड़ी हेडेक बन चुकी है। और मुझे लगता है कि ये जो रविंद्र जडेजा को नंबर 4 पे भेजने का डिसीजन एमएस धोनी के कप्तान बनने के बाद में लिया गया ना, यही सबसे बड़ा गलत डिसीजन है। क्योंकि नंबर 4 पे वो बल्लेबाज खेलना चाहिए जो स्पिन को अच्छा खेलता हो, जिसकी स्पिन के खिलाफ 140, 150 की तो कम से कम स्ट्राइक रेट हो ना। क्योंकि नंबर 4 पे जो बल्लेबाज आएगा वो मिडिल ओवर्स की फेज में बल्लेबाजी करेगा, और उस वक्त स्पिनर गेंदबाजी करते हुए रहेंगे। और पिछले 2 सालों में स्पिनर्स के खिलाफ रविंद्र जडेजा की जो स्ट्राइक रेट है मात्र 81 की स्ट्राइक रेट है। रविंद्र जडेजा स्पिन के खिलाफ पछते हुए नजर आते हैं, जो ये मिडिल ओवर्स का फेज, क्योंकि पावर प्ले में भी सीएसके से रन नहीं बन रहे, छक्के लग नहीं रहे पावर प्ले में, फिर मिडिल ओवर्स के फेज में जडेजा को भेज देते हैं। जो मिडिल ओवर्स के पेज में जब जडेजा बल्लेबाजी करते हैं तो स्पिनर्स गेंदबाजी करते रहते हैं। वो टुक टुक प्रोसेस काफी डॉट बॉल है, क्योंकि सीएसके ने इस साल काफी डॉट बॉलें भी खेली है। फिर लास्ट 5 ओवर में वो कैचअप करने के चक्कर में आप 160, 170 तक ही पहुंच पाते हो। क्योंकि इस साल 8 में से 4 बार तो सीएसके 10 ओवर खत्म होने के बाद में 70 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं किया, 70 से नीचे ही रही है। तो अगर आप 10 ओवर खत्म होने के बाद में 70 से ऊपर रन नहीं बनाओगे, 70 से नीचे ही रहोगे, तो फिर लास्ट 10 ओवर में आप कैचअप ही करोगे। और आपके पास लास्ट 10 ओवर के ऐसे कोई बल्लेबाज भी नहीं है कि 10 ओवर में 120, 130 रन मारते हैं। आपके पास 10 ओवर में 100 रन भी अगर मार पाती है ना सीएसके की टीम, तो वो एमएस धोनी की फिनिशिंग या शिवम दुबे की कुछ कैमियोज आ जाए, उन्हीं के भरोसे डिपेंडेंट रहती है। तो मुझे लगता है कि अब रचिन रविंद्रा को तो ड्रॉप करो, बाहर करो, हो गया रचिन रविंद्रा का। डेवाल्ड ब्रेसिस अंदर आनी चाहिए, डेवाल्ड ब्रेसिस शेख रशीद ओपन करे। आयुष मात्रे जिन्होंने पहले ही मैच में 15 गेंदों में 34 रन बनाए, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट की बल्लेबाजी करी, तो टॉप 3 पे, ये 4 पे आप शिवम दुबे को भेजिए। ये टॉप 4 होना चाहिए कि डेवाल्ड ब्रेसिस जो अटैकिंग खेल सकते हैं, शेख रशीद, नंबर 3 आयुष मात्रे, नंबर 4 शिवम दुबे, अगर ये टॉप 4 रहेंगे। फिर 5वें नंबर पे देखिए कि जडेजा, धोनी या जेमी ओर्टन किसको भेजना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो आप जडेजा को भेज दीजिए, क्योंकि तब तक अगर 12वें 13वें ओवर के करीब जडेजा आएंगे तो फास्ट बॉलर्स आ चुके
होंगे, फिर फास्ट बॉलर्स अच्छा कर देंगे, कोई फास्ट बॉलर्स के खिलाफ जडेजा अच्छा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर विकेट 15वें-16वें ओवर के बाद में गिरे तो फिर MS धोनी को भेज दीजिए, यही करना होगा, क्योंकि 160-170 से आप मुकाबले नहीं जीत सकते, आपको बनाने होंगे कम से कम 190-200 रन, क्योंकि गेंदबाजी को कुछ तो देना होगा। खलील अहमद, नूर अहमद अकेले लड़ रहे हैं, दोनों विकेटें ले रहे हैं। अब फास्ट बॉलिंग में एक अंशुल कंबोज को इंक्लूड करना होगा, अश्विन को भी अब टाटा बाय बाय करना होगा। तो ये तो हो गई जो प्लेइंग 11 में बदलाव की जरूरत है। अब CSK के पास बचे हुए 6 मुकाबले, जिसमें से अगला मुकाबला SRH के खिलाफ घर पे खेलना है, जो 25 अप्रैल को होगा। फिर PBK पंजाब की टॉप फॉर्म में नजर आ रही है 30 अप्रैल को, वो भी पंजाब किंग्स के खिलाफ भी घर पे खेलने, और अगले 2 मुकाबले CSK अपने घर पे खेलेगी। पर बैड लक क्या है, CSK पिछले 3 मुकाबले अपने घर पे हारी है, तो इसको भी बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स में जाना है तो घर पे मुकाबले जीतने होंगे। फिर 3 मई को RCB के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम, जहां पे RCB अपने घर पे नहीं जीत रही है, तो हो सकता है कि CSK RCB को हरा दे और बदला भी ले ले। फिर KKR के खिलाफ 7 मई को खेलेगी, फिर राजस्थान रॉयल्स 12 मई और GT को 18 मई, मतलब 3 तगड़ी टीमों से मुकाबला है। ठीक है, SRH अच्छा नहीं कर रही है, KKR अच्छा नहीं कर रही है, RR अच्छा नहीं कर रही है, पर RR से हारी है CSK की टीम, परंतु RCB, PBK और GT 3 तगड़े मुकाबले होने वाले हैं, क्योंकि अब आप पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर पे खड़े हो। 16 पॉइंट्स एक मिनिमम क्राइटेरिया है जहां पे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो 6 बचे हुए 6 बैक टू बैक मुकाबले जीतने होंगे, जो RCB ने IPL 2025-24 में किया था, 6 बैक टू बैक मुकाबले जीत के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया था। वही काम अब CSK को करना होगा। 6 बैक टू बैक मुकाबले जीतो, 6 दूनी 12 और 4 पॉइंट्स ऑलरेडी आपके पास है, 16 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 16 पॉइंट्स के साथ आप क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि अगर 14 पॉइंट्स की बात आ गई तो मैंने बोला नेट रन रेट का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि उस नेट रन रेट को आप बेहतर करोगे ना, तो हर मुकाबला आपको कम से कम 50 रन के अंतर से या 15 ओवर में मुकाबला समाप्त करना होगा। अगले 6 मुकाबले बैक टू बैक इस अंतर से जीतने होंगे, तभी नेट रन रेट बेहतर होगी। तो 14 पॉइंट्स के साथ तो मुझे नहीं लगता कि CSK की टीम क्वालिफाई कर सकती है। अब ये 6 के 6 मुकाबले जीतो, 16 पॉइंट्स पे पहुंचो, फिर आप क्वालिफाई कर सकते हो।